फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान डेजर्ट सहारा के बारे में चर्चा करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है तथा अंटार्कटिका तथा आर्कटिक के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जैसा हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है वो अंटार्कटिका है, दूसरे नंबर पे आर्कटिक है। अगर गर्म रेगिस्तानों की बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है, क्योंकि उपरोक्त दोनों रेगिस्तान क्या हैं, शीत प्रकार के हैं, यानी कोल्ड डेजर्ट हैं। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का लगभग 3 गुना और यूएसए और चीन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो आज हम चर्चा इसी रेगिस्तान की करेंगे। सबसे पहले देखा जाए कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है और लोकेशन क्या है। तो अटलांटिक महासागर से लेकर, अगर देखा जाए पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में लाल सागर तक लगभग 5600 किलोमीटर लंबा तथा दक्षिण में इसके सूडान है और उत्तर में इसके एटलस पर्वत के मध्य में ये स्थित है और 1300 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। दक्षिण में सहारा के साहेल क्षेत्र है। साहेल क्षेत्र की चर्चा हम आगे आपसे करेंगे और ये 11 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मिस्र, मारितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और पश्चिमी सहारा 11 देशों में फैला हुआ है ये जो सहारा मरुस्थल है। वास्तव में सहारा एक निम्न स्थलीय पठार है, यानी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया है पथरीला है। जैसे जब हम लोग रेगिस्तान का नाम लेते हैं तो हमको बालू दिखता है कि बालू है, रेत ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो ज़्यादातर हिस्सा पथरीला है, स्थलीय पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। यहाँ कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, जिसमें अल्जीरिया का होगार तथा लीबिया का तिपेस्ती पर्वत मुख्य है। तिपेस्ती पर्वत पर स्थित जो ईमी कोसी है ज्वालामुखी सहारा का सबसे ऊंचा स्थान है। जो ईमी कोसी क्षेत्र है जो चाड में है, यह सहारा का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। पृथ्वी के लगभग 8% भाग पर सहारा का विस्तार है। जो पृथ्वी का पूरा लैंड एरिया है उसके लगभग 8% भाग पर सहारा का विस्तार है। सहारा का अधिकांश भाग अगर हम देखें तो बंजर है, चट्टानी पठार से है, मैदानों से युक्त है, रेत के टीलों से और सूखी घाटियों से बना, यानी केवल रेत से नहीं बना है। अभी हम आगे इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे भी। बंजर है, चट्टानी है, पठारी है, नमक के मैदान से, रेत के टीलों और सूखी घाटियों से बना हुआ है, यानी केवल इसमें रेत नहीं है। सहारा में मिलने वाली सभी नदियाँ जलधाराएं नील को छोड़कर मौसमी प्रकार की हैं, या तो मौसमी प्रकार की या सूखे प्रकार की हैं। सहारा में अगर देखा जाए तो 20 से अधिक झीलें हैं, जिसमें चाड झील को छोड़कर सभी जो झीलें हैं वो खारे जल की हैं। अभी सारी चर्चा हम आगे आप लोग से इसके बारे में विस्तार से करेंगे। सहारा रेगिस्तान का भूगोल अगर हम देखें तो जो सहारा रेगिस्तान की स्थलाकृति है, टोपोग्राफी है, विविध प्रकार की है, एक जैसी नहीं है, जिसमें लगभग 25% भाग पर केवल रेत के टीले हैं, यानी जो बालू वाला क्षेत्र है, रेत वाला क्षेत्र है, सैंड वाला क्षेत्र है, केवल 25% भाग है, जिनकी अगर ऊंचाई में भी अंतर पाया जाता है और सामान्यतः 50 फीट या उससे अधिक होती है इनकी ऊंचाई। इन टीलों को इन्हें हम ईयरक कहते हैं। जो टीले पाए जाते हैं यहाँ पे इनको वर्क कहते हैं, ईयरक कहते हैं। जो बालू के टीले होते हैं। रेगिस्तान का अधिकांश भूभाग चट्टानों से भरे बजरी के मैदान से बना है, जिन्हें रेक कहा जाता है। जो चट्टान है, सबसे ज़्यादा चट्टानी एरिया है, उनको हम लोग रेक कहते हैं। इसके अलावा नमक का मैदान भी है, सूखी घाटियाँ भी हैं, चट्टानी उच्च पठार भी हैं, जिन्हें हम लोग हमादा कहते हैं। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। रेगिस्तानी का जो मध्य भाग है, यानी जो रेगिस्तान का जो मध्य भाग है, सबसे बीच वाला भाग है, वो ज़्यादा शुष्क ड्राई है। सहारा रेगिस्तान में अगर वनस्पतियों वेजिटेशन की बात की जाए तो शुष्क जलवायु होने के कारण वनस्पतियों का विस्तार बहुत ही कम है। कुछ झाड़ी या बिरल वनस्पतियों का विकास हुआ है जो शुष्क जलवायु में अनुकूलता बैठा सकती हैं, जैसे बबूल है, घास है, कैक्टस है या खजूर के कुछ पेड़ हैं तथा अन्य कांटेदार जो झाड़ियां हैं ये पाई जाती है। मरुद्यान जो ओसिस होते हैं, जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा, पेड़ पौधों का अधिक विकास हुआ है। जो ओसिस है, मरुद्यान है, वहाँ अधिक विकास हुआ है। ध्यान रहे सहारा रेगिस्तान की मिट्टी वास्तव में उपजाऊ है। पानी की कमी के कारण ही यहाँ पे वनस्पतियों का विकास बहुत ही कम हुआ है। वास्तव में ये क्या है, क्षेत्र उपजाऊ है।
सहारा में अगर जीवन को देखा जाए, जीवों को, तो सहारा मरुस्थल में लगभग 70 विभिन्न पशुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की। इस क्षेत्र में वे प्रजातियां पाई जाती हैं जो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकती हैं, जैसे फेनेक लोमड़ी है, अफ्रीकी जंगली कुत्ता है, केकड़ा है, ये सहारा चीता है, एक है डोरकास है, गजेल है। पालतू पशुओं में ऊंट और बकरी प्रमुख हैं। छिपकली, सांप, बिच्छू, रेगिस्तानी मगरमच्छ। पक्षियों में अगर हम लोग देखें, शुतुरमुर्ग और रेगिस्तानी ईगल और उल्लू, ये प्रमुख हैं। जीवों में अगर हम लोग देखा जाए, बहुत ज़्यादा जीव नहीं पाए जाते क्योंकि वनस्पतियों का विकास नहीं है, पानी नहीं है, प्रतिकूल जलवायु स्थिति है। इस कारण यहाँ पे जीवों का अधिक विकास नहीं हुआ, वनस्पतियों का अधिक विकास नहीं हुआ है। मौसम देखा जाए, जलवायु देखा जाए, यहाँ की क्लाइमेट देखी जाए, तो सहारा की जलवायु गर्म है, शुष्क है और कठोर है। 1922 में लीबिया में अल अजीजिया में अब तक का सबसे अधिक जो तापमान नापा गया 57.7 डिग्री दर्ज किया गया, सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। गर्मी के महीने का तापमान देखा जाए तो सामान्यतः 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में हो जाता है, लेकिन औसत अगर हम देखें जो वार्षिक तापमान होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि हवा में गर्मी रोकने के लिए नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, यानी तापांतर जो टेम्परेचर रेंज है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रात में तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है और दिन में 50 डिग्री के आसपास हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे रात में चला जाता है। सहारा के 50% भाग में वर्षा 2 सेंटीमीटर से भी कम होती है प्रतिवर्ष। आधे भाग में लगभग 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है, यानी बहुत कम वर्षा होती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 2016 में यहाँ सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी भी हुई थी, और 2024 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मोरक्को के कई गांवों में और आसपास के देशों में और गांवों में बाढ़ की स्थिति आ गई थी और वर्षा लगभग 200 मिलीमीटर तक हो गई थी। तो आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस कारण यहाँ कभी कभार वर्षा बहुत तेज़ हो जाती है और बाढ़ की स्थिति भी बन गई थी 2024 में। यहाँ पे कुछ स्थानीय पवन चलती हैं, जिसमें एक सिरक्को है। सिरक्को सहारा मरुस्थल के उत्तर की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। यह पवन भूमध्य सागर को जब पार करती है तो इटली में रक्त वर्षा, ब्लड ड्रेन करती है। सिरक्को को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ट्यूनीशिया में इसको चिली कहा जाता है सिरक्को स्थानीय पवन को, मिस्र में खामसिन कहा जाता है तथा लीबिया में गिबली कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। हरमट्टन, ये सहारा रेगिस्तान के पश्चिम की ओर चलने वाली स्थानीय पवन बहुत तेज़ी से चलती है, आंधी नुमा ये है, एक तरीके तूफान नुमा हवा चलती है। और सहारा में जो ऊँट के काफिले होते हैं, जब इनके संपर्क में आती है तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, विनाश करती है। काफिले कभी कभी अपने रास्ते भी भूल जाती हैं, लेकिन जब पश्चिमी तटीय अफ्रीका में पहुँचती है तो वहाँ की जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको सोख लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है और वहाँ के मौसम को सुहाना कर देती है। तो वहाँ पे जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है अफ्रीका का, यानी जो लाइबेरिया, ये सब क्षेत्र हैं, वहाँ पे हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के मौसम को अच्छा कर देती है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से राहत दिलाती है, क्योंकि उमस भरे मौसम में बहुत सी बीमारियाँ वहाँ पर होती हैं। अब हम चर्चा आप लोग से करेंगे यहाँ पे खनिज संसाधन की। अगर देखा जाए सहारा क्षेत्र में, तो यहाँ पे कुछ खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे अल्जीरिया और लीबिया में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। मोरक्को और पश्चिमी सहारा देश जो है, यहाँ फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। जनसंख्या देखी जाए तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जलवायु प्रतिकूल है, यहाँ पे वनस्पतियों की विकास के लिए ज़्यादा अनुकूल स्थिति न होने के कारण मानव के निवास के लिए यहाँ लगभग जनसंख्या 25 लाख पाई जाती है। इसमें मुख्य जनसंख्या अल्जीरिया, मोरक्को, मारिटानिया देश में है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ देखा जाए तो एक तुआरेग जनजाति है, ये नीले कपड़े पहनती है, नीले कपड़े पहनती है, इसलिए इन्हें नीले लोग भी कहा जाता है। एक यहाँ की बर्बर जनजाति है, ये सहारा के पहाड़ी इलाकों में रहती है और मुख्य रूप से पशुपालन, कृषि और व्यापार का कार्य भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा कनूरी जनजाति जो चाड झील क्षेत्र में रहती है और फुलानी जनजाति जो है साहिल क्षेत्र में रहती है। थोड़ा सा चर्चा हम आप लोग के साहिल क्षेत्र की कर दें। साहिल का अर्थ होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी सेमी एरिड एरिया। ये जो है ये उत्तर में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण के घास के मैदान का संक्रमण क्षेत्र है और ये ट्रांजिशनल जो जोन है, और पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक सकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, यानी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं सहारा मरुस्थल के दक्षिण वाला भाग है, जो एक तरीके का संक्रमण क्षेत्र है। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो घास का मैदान शुरू हो जाता है, ऊपर आप देखेंगे तो सहारा मरुस्थल होता, तो एक प्रकार का घास के मैदान और सहारा मरुस्थल का एक संक्रमण क्षेत्र है। मोरक्को सहारा रेगिस्तान के मैराथन जो डेस डबल्स के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ 150 माइल लंबी अल्ट्रा मैराथन दौड़ भी होती है जो 6 दिनों तक चलती है।
तो एक तरीके से हम लोग अभी हम और इसके मुख्य चीज़ों की चर्चा करेंगे कि सहारा एक रेगिस्तान नहीं है। एक तरीके से यहाँ बहुत सी एक्टिविटी होती है और बहुत सी विविधता पाई जाती है, केवल बालू का या रेत का भंडार ही नहीं है, यहाँ बहुत विविधता वाला चीज़ है, क्षेत्र है। हम आप आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। सहारा का थोड़ा सा हम इतिहास देख लें, सहारा रेगिस्तान का इतिहास क्या रहा है। तो सहारा रेगिस्तान का इतिहास बहुत ही रहस्यमयी और भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यह केवल रेत का समंदर नहीं है, बल्कि एक प्राचीन क्षेत्र है जिसमें लाखों वर्षों से जलवायु, वनस्पतियों, जीवों और मानव सभ्यता का उत्थान और पतन देखा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये रेगिस्तान ही रहा है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीकी प्लेट पर स्थित हो और लगभग 7 से लेकर 11 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता बढ़ी और सहारा क्षेत्र के जो वन क्षेत्र थे वो रेगिस्तान में बदल गया। यहाँ पहले घना जंगल और घास के मैदान हुआ करता था और 10,000 से लेकर 5,000 वर्ष पूर्व, यानी हम लोग कह सकते हैं 8,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व, सहारा एक हरा भरा क्षेत्र था। इसे ग्रीन सहारा कहा जाता था। बड़ी बड़ी झीलें, नदियाँ, जीव हुआ करते थे, वर्षा होती थी यहाँ पे। और 5,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी की ध्रुवीय एक्सिस में जो बदलाव हुआ और मानसून की जो धारा थी दक्षिण की ओर खिसक गई, इस कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की जलवायु क्या हो गई, शुष्क हो गई, वर्षा नहीं होने लगा और धीरे धीरे ये क्षेत्र क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, किसमें, रेगिस्तान में परिवर्तन हो गया। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एक दौर था यहाँ पे कि ये भी एक हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था, ढेर सारी बारिश होती थी, जनसंख्या रहती थी। एक चर्चा हम लोग किए थे आपसे मरुद्यान की कोशिश की। तो ये क्या होता है, रेगिस्तान के बीच के ऐसे क्षेत्र जहाँ जल स्रोत और वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, समृद्ध होते हैं, जहाँ पे जल स्रोत पाया जाता है तो वनस्पतियों का विकास हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों को मरुद्यान कहते हैं। और सहारा रेगिस्तान में कई मरुद्यान हैं, जैसे एक है सीवा मरुद्यान, ये मिस्र में है। मिस्र की सभ्यता तथा सिकंदर महान से जुड़ा हुआ है। यहाँ खजूर और जैतून की खेती भी होती है। यहाँ कई प्राकृतिक झीलें हैं, जो आपका सीवा मरुद्यान है। इसके अलावा एक है घादमेस है, ये लीबिया में है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। बिल्मा मरुद्यान, ये नाइजर के ऐतिहासिक नमक व्यापार के लिए प्रसिद्ध जगह है। और एक आप लोग का है तगहाजा मरुद्यान, ये माली देश में है और नमक खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तरीके से हम लोग देखते हैं केवल बालू का ढेर नहीं है, यहाँ बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं सहारा मरुस्थल में। एक चर्चा हम लोग कर लें कि सहारा मरुस्थल तथा पर्यटन, टूरिज्म की बात कर लें तो वर्तमान में सहारा मरुस्थल पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ ऊँट की सफारी, यानी कैमल जो सफारी है, जो भी आप लोगों ने चित्र में थोड़ी देर पहले देखे भी थे, लोग ऊँट पर बैठकर रेत के टीलों की यात्रा करते हैं और सबसे लोकप्रिय यही है ऊँट की सफारी। और जैसे हम लोग जानते हैं ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और ये टेंट कैंपिंग आप लोग में दिख रहा होगा, जो यहाँ पे डेजर्ट में लोग टेंट लगा के रात के खुले आसमान में रहते हैं और जो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का और खुले आसमान का एंजॉय करते हैं। स्थानीय जनजातीय और सांस्कृतिक में अगर देखा जाए तुगलक और बर्बर जनजातियों के ये संगीत, नृत्य और खान पान और पहनावों का अनुभव भी लोग करते हैं, आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये जनजातियाँ क्या करती हैं। ओएसिस भ्रमण करते हैं, जैसा कि हम आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे सीवा, घादमेस, बिल्मा जो ओएसिस क्षेत्र है इसका ये लोग करते हैं, घूमने आते हैं। प्राचीन किले और शहर, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये प्राचीन सभ्यता का विकास भी इन क्षेत्रों में हुआ था। तो प्राचीन किले हैं, जैसे टिम्बुकाटू जो शहर है माली में है, ये एक माता जगह है, ये ट्यूनीशिया में है, ये एक तमान राशेद क्षेत्र है अल्जीरिया में है। ये सब सांस्कृतिक धरोहरें हैं। रेगिस्तान ट्रैकिंग और जो कहा जाता है जीप की सफारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग जीप सफारी करते हैं और रेगिस्तान की ट्रैकिंग करने भी आजकल लोग जाते हैं। यहाँ की प्रमुख झीलों की चर्चा किया जाए तो सेवा झील मिस्र में है, चाड झील है जो ये चाड नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर स्थित है। एक लेक येजर है, ये अल्जीरिया की है, ये नमकीन झील है, इसे चोट भी कहा जाता है। कुप्रा बेसिन झील, ये लीबिया में है। तो इस प्रकार यहाँ पे कई झीलें हैं। कुछ अगर प्रमुख शहरों की बात किया जाए, यदि प्रमुख शहरों की बात किया जाए तो टिम्बकाटू शहर है, ये माली का है, ये प्राचीन इस्लामी सभ्यता और शिक्षा और साहित्य का केंद्र रहा है। इन सल्लाह क्षेत्र रहा है, ये अल्जीरिया का, ये गैस उत्पादक प्रमुख केंद्र है। आगार, ये नाइजर का शहर है। बिल्मा, ये भी नाइजर का शहर है। एक सीमा है, ये मिस्र का शहर है। कुफरा, ये लीबिया का शहर है। और ये घात से मेस है, ये लीबिया का शहर है। ये रेगिस्तान का, इसको मोती भी कहा जाता है घात मेस को। इस प्रकार कई शहर भी यहाँ पर हैं।
और हम आप लोग को बता दें सहारा मरुस्थल की जो प्रमुख भौगोलिक संरचना के बारे में पुनः आप लोग को डिटेल में बता दूं। यहाँ के रेत के टीले हैं जो सैंड डेजर्ट सैंड डून्स हैं, जिनको एर्ग भी कहा जाता है, ये सबसे प्रसिद्ध हैं सहारा के। इन विशाल बालू के टीलों को एर्ग कहा जाता है। इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 150 मीटर तक हो सकती है। पथरीले पठार यहाँ पाए जाते हैं जिनको हम लोग रॉकी प्लेटू जो है इनको हमादा कहा जाता है। सहारा मरुस्थल का एक बहुत बड़ा भाग कठोर समतल पथरीले मैदान से बना है जिन्हें हमादा कहा जाता है। पर्वत, यहाँ कई पर्वत भी पाए जाते हैं सहारा मरुस्थल में, जैसे हागर पर्वत है ये अल्जीरिया में पाया जाता है। तिबेस्ती पर्वत ये चाड में पाया जाता है। इसके अलावा आगर पर्वत है। नमक के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम लोग साल्ट फ्लैट्स कहते हैं या चोट भी कहते हैं। शुष्क और समतल क्षेत्र जहाँ पे नमक की परतें होती हैं उन्हें सोट या चोट कहते हैं। ओएसिस मरुद्यान पाए जाते हैं जिसकी चर्चा हम पहले भी कर दिए। वैसे क्षेत्र जहाँ मरुस्थल के ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी की उपलब्धता होती है, वनस्पतियों का विकास होता है, उन्हें हम लोग ओएसिस कहते हैं, मरुद्यान कहते हैं। घाटी या बेलीच या जिसको वादी भी कहा जाता है यहाँ की भाषा में, सूखी नदी की घाटियों को जो बारिश के समय पानी लाती हैं, पानी जिसमें हो जाता है उन्हें वादी कहा जाता है। जैसे वादी आब होवार जो है ये सूडान और चाड की सीमा पे है। वादी आब होवार जो है ये बहुत फेमस है यहाँ की। कंठ और खाइयाँ, ये इनको हम लोग कैनियंस एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब गर्त प्रदेश होता है। जैसे कतारा डिप्रेशन ये मिस्र का, ये समुद्र तल से भी नीचा क्षेत्र है। कैनियन क्या होता है, ये गहरी संकरी घाटी होती है और जिनके दोनों ओर क्या होते हैं ऊंची चट्टानें दीवारें होती हैं। और डिप्रेशन क्या होता है, पर गर्त या गड्ढा होता है। प्रमुख नदी देखा जाए तो नील नदी यहाँ की एक मात्र सदावाहिनी नदी है या स्थायी नदी है। इसके अलावा नाइजर नदी है जो सहारा के दक्षिणी किनारे से में बहती है माली और नाइजर में। सेनेगल नदी है सहारा के पश्चिमी किनारे में बहती है माली, मारितानिया और सेनेगल में। वादी हवार ये एक सूखी नदी है जो चाड और सूडान में बहती है। ओएडा नदी है मोरक्को की सबसे लंबी नदी है और सहारा के उत्तरी पश्चिमी भाग में बहती है। नील नदी के अलावा जो सभी यहाँ की नदियाँ मौसमी और सूखी प्रकार की हैं। तो इस प्रकार हम लोग सहारा मरुस्थल की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ और विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं और इसका लगभग 60 से 65% जो भाग है ये पथरीला है जिसको हमादा कहा जाता है। केवल 25% भाग इसका बलुई है, बालू वाला है और 5 से लेकर 10% भाग यहाँ पे जो पाए जाते हैं। इस प्रकार सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे जो गर्म मरुस्थल है। केवल एक बालू का ढेर नहीं है, यद्यपि विविधताओं वाला क्षेत्र है जहाँ पथरीला क्षेत्र भी है, जो इसमें नमक ढेर भी है, नदियाँ भी हैं, वादियाँ भी हैं, कैनियंस भी हैं। इसके अलावा पर्वत भी है, पठार भी है, बहुत से ओएसिस हैं, बहुत सी झीलें हैं। तो इस प्रकार ये जो सहारा मरुस्थल है ये एक विविधताओं वाला मरुस्थल है।